हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश मठपाल आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की है, अभी एक यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूं और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, हमारी पहली ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस बात करते हैं हम लोग चार्ज की, और स्टैटिक मींस हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी चार्ज की। स्टेशनरी चार्ज की, ठीक है। स्टेशनरी का मीनिंग होता है रुका हुआ। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with stationary charges is called electrostatics। तो यहाँ पे देखिए, आपको नोट्स भी बनाते रहने साथ में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को पढ़ना है। हमें ये सारी चीजें देखनी है कि चार्ज स्टेशनरी फॉर्म में क्या क्या प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्या क्या होता है, उस सबको स्टडी करना है मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लगता है सर्किट के अंदर, तो मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को, रुके हुए चार्ज को पढ़ना है। तो किसी भी बच्चे को यह दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना है कि चार्ज की मूविंग फॉर्म को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को पढ़ने से मेरा मतलब क्या है? जैसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए, चार्ज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस, बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ज को पढ़ना। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में कैसा बिहेवियर होगा, तो उसके स्टडी करना है। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज निगेटिव है और यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा है वो भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को भी रिपेल करेगा। अब अगर पॉजिटिव और एक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव रख दिया जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब हमने यहाँ पे यही देखना है। जैसे मैंने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की स्टेशनरी फॉर्म को, मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए मैं दो चार्जेस हैं, ये तो बहुत बड़े हो गए, सपोज ऐसे मैं कुछ कंसिडर करता हूँ, दो छोटे से पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे के पास रखता हूं, तो क्या होगा? उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अभी फर्दर आगे जो आने वाले वीडियोस है उनमें आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है मुझे? दो चार्जेस रखने हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, कितना फोर्स लगता है उसको पढ़ने के लिए मेरे पास कूलम्ब्स लॉ होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिटेल दे रहा हूं इस टॉपिक के बारे में। कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, फिर हम बोलते हैं कि कोई एक चार्ज है, उसके आसपास का एरिया जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमें कैपेसिटर पढ़ना है, इसी तरीके से हमें गॉस लॉ पढ़ना है। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है तो आप देखते हैं सभी लोग बोलते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट बोलो, या फिर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा एक एक यूनिट में कैप्सूल दूंगा। वो कैप्सूल क्या है? मतलब ये मान के चलो कि सारी दर्द की दवाई है आपकी कैप्सूल। आपको कैप्सूल कैसे पकड़नी है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इस पूरी यूनिट के अंदर कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में ही स्टडी कर रहे होंगे। मैं टॉपिक्स को मर्ज करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में ही रिलेशनशिप को बताता है। तो ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट है कि आपके चार्जेस के बीच में या तो आपका रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है या फिर आपका कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स करता है। अब अगर मुझे चार्ज को डिफाइन करना है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। देखिए अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफाइन कर दी, उसमें चार्जेस के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे चार्ज को डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ना है। ये तो पूरी ब्रांच है, इसी के बारे में पढ़ना है। फिलहाल मैंने इसका टॉपिक आपको लिखा दिया है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपका है चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, इट इज intrinsic property of matter which gives rise to electrostatic forces between objects। तो वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं चार्ज की वजह से। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम आप लोग जानते हैं, जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी भी किससे मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी। ठीक है, कोई भी बॉडी आपने ये बना दो, आप कुछ और बनाना चाहें, कोई भी बॉडी मान लो मार्कर ही है, तो वो मिलके किससे बनी होगी, एटम से मिलके बनी होगी। तो एटम्स का क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है। आपको पता है एटम का क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो देखो एटम ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, मुझे ध्यान देना है, मुझे प्रोटॉन्स पे ध्यान देना है। तो प्रोटॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को पॉजिटिव से दिखा देते हैं। इसके चारों तरफ रिवॉल्व कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कैप्सूल की बात आपसे कही थी, कैप्सूल यही तो बोला था मैंने, कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, मैंने कहा अट्रैक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एटम के अंदर आप सोचो, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, ये आपस में बंधे हुए हैं, एटम के अंदर पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, और उनको बांधने वाला, अब ऐसा तो है नहीं मैंने इसमें फेविक्विक लगा के जोड़ा हुआ है, या कई सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे आप मान लो पत्थर है या कोई और चीज आप निकाल के लेके आता है, ऐसा तो होता। एक सेकेंड, ऐसा तो होता नहीं है कि उनके बीच में आप कह रहे हैं कोई पत्थर है या कुछ अपने फेविक्विक से वो जुड़ा होगा, वो इंटरनली खुद से जुड़ा है। तो इसीलिए हमने कहा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, जो इसको बांधने का काम कर रही है। अगर आप बात कर रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव है, तो प्लस और माइनस के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अट्रैक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये अट्रैक्शनल फोर्स इनको बांधने का काम कर रहा है। वही मैं कहना चाह रहा था कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से अगर आप एटम की बात करते हैं, एटम के अंदर जो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं, वो बंधे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा चार्ज, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, वो करते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैप्सूल क्या बोली थी मैंने कि पॉजिटिव नेगेटिव को अगर अपोजिट हैं तो अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, सेम है तो रिपेल करते हैं। अगर आपका सेम पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब आप बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यह हम अभी डेफिनेशन देख लीजिए आप, इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की जब हम लोग बात करते हैं
तो कहते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहला हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जांपल है आपका, वो एग्जांपल हो जाएगा जैसे प्रोटॉन, और यहाँ पे आपका एग्जांपल हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन पे चार्ज स्मॉल ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी स्मॉल ई चार्ज होता है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, दोनों पे ई होता है। डिफरेंस ये रहता है कि आपका जो प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास इतना नेगेटिव चार्ज होता है। ई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने ये देख लिया, और आपकी यूनिट जब हम बात करेंगे, यूनिट होती है हमारी कूलम, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, सी से डिनोट करेंगे। इसके अलावा अब आप बात करेंगे कि ये भाई स्केलर है, वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। खाली इसका मैग्नीट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड खाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। यूनिट इसकी कूलम हो गई, स्केलर क्वांटिटी है। और आपके पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का एग्जांपल मैंने प्रोटॉन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन। किसी सिस्टम में अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव। ये बहुत छोटी वैल्यू देखो, 1.6 × 10⁻⁻19 -19 पावर, मतलब अगर ये अपॉन में चला जाएगा तो 0.0000 19 जीरो आ जाएंगे इसके आगे अगर आप लगाओगे तो 0.00000016, इतनी छोटे कूलम में इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो क्या देखा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज समझा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मटेरियल अगर बना हुआ है तो मटेरियल बनने के लिए उसमें जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके किसकी वजह से कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। अट्रैक्शनल फोर्स एटम्स के अंदर जैसे एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने कहा टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करी तो मैंने कहा पॉजिटिव होता है, और मैंने बोला आपको नेगेटिव होता है। ये आपका ई है और ये यूनिट इसकी कूलम हो गया और स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं। तो चार्ज ही टॉपिक चल रहा है हमारा। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मैं एक एक को लिख रहा हूं और आपके पास एक एक को मैं लिखता जाता हूं और आपको समझाता जाता हूं। पहली होती है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, आप एक चीज तो ध्यान में रखना, देखो कोई भी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर वो हम कह रहे हैं कि किसी सिस्टम के पास चार्जेस होते हैं। मान लो कोई सिस्टम है, इसके पास चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम है, इधर +5 कूलम है, प्लस लगा देता हूँ, इधर आपका मान लीजिए +7 कूलम है। ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए तो सिस्टम है, इसके पास आपका +2 कूलम है, +5 कूलम है, +7 कूलम है और -9 कूलम चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज अगर मैं यहाँ पे निकालने जाता हूँ, देखो मैं पहले समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टोटल चार्ज बेटा क्या होगा इसका, टोटल चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या कहता है, या फिर एडिटिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है उसका, कि किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, किसी सिस्टम का अगर आप टोटल चार्ज बोल रहे हैं, दैट इज एल्जेब्रिक सम। एक शब्द बोला मैंने कि एल्जेब्रिक सम, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। पहले डेफिनेशन यहां देखते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is equal to the sum is equal to the, अब sum शब्द अलग है, algebraic sum बोलूंगा, is equal to the algebraic sum
of all the charges in the system अब देखो बच्चों, जो फोकस करने लायक वर्ड है वो है एल्जेब्रिक सम। मैं सम और एल्जेब्रिक सम में डिफरेंस को समझने की कोशिश करता हूँ कि एल्जेब्रिक सम क्या चीज होती है। देखो सम मतलब आपने कह देना कि किसी कुछ चीजों को जोड़ देना। सम होता तो मैं कहता 2 + 7 + 5 + 9 कर देता, ये सम होता। एल्जेब्रिक सम जहाँ पे आता है तो एल्जेब्रिक सम का मीनिंग होता है कि आपको पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव का साइन यूज करना है और निगेटिव के लिए निगेटिव का साइन यूज करना है। आपने समेशन तो करना है लेकिन उनके प्लस और माइनस के साइन को कंसीडर करते हुए। जैसे आपने यहाँ पे देखो +2 कूलम लिख देना है, +5 कूलम लिख देना है, +7 कूलम लिख देना और -9 कूलम लिख देना है। तो कितना हो गया देखो, ये 12 और 2 14 कूलम हो गया पॉजिटिव का और -9 कूलम। तो इसको माइनस करूंगा तो आंसर आता है मेरा कितना, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर आप इस तरीके से +2 कूलम, +5 कूलम, +7 कूलम, -9 कूलम चार्ज रखते हैं तो आप जो टोटल चार्ज बोल रहे हैं सिस्टम का वो इन सब के सम के इक्वल होगा और रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 कूलम आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था आपका, एल्जेब्रिक सम था। ठीक हो गया। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्जेस को ऐड कर सकते हैं किसी सिस्टम के और उनका कैसा ऐड लेना हमने, एल्जेब्रिक सम। अब 1-2 एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं इसके, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी, 3 प्रॉपर्टी मैंने बोली थी। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, कंजर्वेशन पढ़ देंगे। अब मैं बोल दूं अभी, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबसे पहले कंजर्वेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन समझ में आ जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझ में आ जाएगा, जिसका भी कंजर्वेशन लगाएगा वो समझ में आ जाएगा। तो कंजर्वेशन, उसके बाद मुझे क्वांटाइजेशन पढ़ाना है, कंजर्वेशन एंड देन क्वांटाइजेशन। तो दोनों चीजों को समझ में आएगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंटर रिलेट कैसे करेंगे चीजों को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर दें तो हम कह रहे हैं, अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो किसी के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, कोई आदमी जॉब करता है, 10,000 रुपये है उसके पास, वो महीने में सैलरी लेके आता है। उसने क्या किया, 9,000 रुपीज़ मान लीजिए अपने 10,000 रुपये आज लेके आता है, 9,000 रुपये अपनी पत्नी के प्रणाम किया, चरणों में 9,000 रुपये रख दिए, ठीक है। उसका भाई है मान लो, PUBG खेलता है, रिचार्ज करने के लिए उसने 500 रुपये दे दिए। एक छोटी बहन है, उसको उसने 200 रुपये दे दिए। और बाकी चलो मम्मी पापा भी हैं इसके, उसको भी 200 रुपये दे देते हैं, उनको भी 200 रुपये दे देते हैं। कितने हो गए ये, 9,000, 9,500, 9,000 कितने, 799 रुपये हो गए। अगर मैं इसको 10,000 रुपीज़ ये लेके आता है और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ तो ये कंजर्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ 100 रुपये इसके पास खुद के पास भी है, तो आप ये देखिए बेटा, वो 10,000 रुपये जो उसके पास थे उसने उस 10,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक को 9,000 दे दिए, एक को 500 दे दिए, एक को 200 दे दिए, एक को 200 दे दिए, एक को अपने पास 100 रुपये रख दिए। तो कहने का मतलब है कि उसके जो 10,000 रुपये पहले थे वो 10,000 रुपये उसके पास अभी भी हैं, वो 10,000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर। या फिर आप ऐसा समझ लो, मान लो बीवी को 10,000 रुपये, बहन को, भाई को, इसको समझने की जगह मान लो 10,000 रुपये लेके आता। जैसे हम लोग अपने घर में खर्च देखते हैं, हम मान लो बिजली का बिल जमा करते हैं 500 रुपये का, 500 रुपये का मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, दूध का बिल करते हैं। तो 10,000 रुपये अगर हम लेके आते हैं, हमने 3,000 रुपये हमारे पास बच रहे हैं और 7,000 रुपये हम खर्च कर दे रहे हैं, और खर्च करने का उसके पास मेरे पास हिसाब किताब है, तो पैसा वो कंजर्वेशन ही है, वो ट्रांसफर हो गया है। अब तुमने उसे पैसे दिए, तुम्हारे पास पैसे थे, उसके पास दूध था, उसने दूध दे दिया। तुमने सब्जी वाले को पैसे दिए, सब्जी वाले ने तुम्हें सब्जी दे दी। तो जहाँ पे हिसाब किताब रहता है वहाँ पे आपका कंजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे आप समझाता हूँ तुम्हें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो टोटल यूनिवर्स का चार्ज है वो कंजर्व है, कांस्टेंट है। अब आप वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करता है। कैसे, आपने मान लीजिए
एक स्केल ले ली प्लास्टिक की, उसको रब करते हो तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज कहीं से पैदा नहीं हो रहा है, तो चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कंजर्वेशन की बात करता हूँ, तो जैसे हमने देखा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे, जैसे आपने देखा होगा रिवर फ्लो करती है, जब पानी बह रहा है नदी में तो मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी है, और हाइट में रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उस मूविंग वाटर को हम लोग टरबाइन में गिराते हैं, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हमने क्या किया, जो पानी के पास एनर्जी थी उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। उस इलेक्ट्रिसिटी को वहां से अपने घरों में लेके आते हैं। घर में लाके अगर हमारा फैन चल रहा है, हमारी मान लो मशीनें चल रही है, कुछ और चीज चल रही है, तो वो क्या हो रहा है, हमने पानी जो वहां था, एक पानी के पास जो एनर्जी थी उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग घर में लेके आए, घर में लेके आए उसमें पंखा, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं उन सबको चलाया। तो हुआ क्या, हमने क्रिएट कुछ नहीं किया, बस ये दिमाग लगाया और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते गए। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो कंजर्वेशन, मेरा कहना ये है कि आप कभी भी किसी टॉपिक को पढ़िए तो एक बार में उसकी समझ बेहतर बन जानी चाहिए, फिर उस पर आप कोई भी टॉपिक आपके पास आए तो आप कर लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि हम कह रहे हैं चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, जैसे एनर्जी है वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी created nor destroyed. It transfers from one form to another. आप ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आ रही है बात समझ में? अब पहले मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वांटाइजेशन पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोग पहले क्वांटाइजेशन पढ़ा देते हैं फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा दें, क्योंकि दिमाग लगाते नहीं है। कहने से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद कनेक्ट हो रहा है आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा, इसके बाद हम उसको जोड़ेंगे। तो आप फिर से सुन लीजिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आप ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। जैसे आपने रिएक्शन देखी होगी 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 एरो लगाया, तो ये क्या ब्रेक होता है, 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 Kr 92 प्लस 30N1 प्लस एनर्जी। तो देखिए चार्ज बिफोर रिएक्शन, कितना है, देखो यहाँ पे 92 और ये 0, तो 92 प्लस 0 तो कितना हो गया बेटा 92। आफ्टर रिएक्शन की बात करूंगा तो 56 प्लस 36, ये 30N1 है। हाँ, इसको 30 मत पढ़ देना आप लोग, 3 इधर लिख देते 0N1, तो 0 है तो ऑब्वियसली बात है तो 0 हो गया, मन कर रहा है तो लिख देते हैं 3 इंटू 0। तो ये कितना होगा, देखो 36 प्लस 56 आप ऐड करोगे तो ये भी 92 हो गया। तो आपने क्या देखा कि इस रिएक्शन के दौरान लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज और राइट हैंड साइड का चार्ज आपका बराबर है, मतलब रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज आपका बराबर है। तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या कहा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसको थोड़ा सा आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनते रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये रिएक्शन आपने देख ली। तो अब देखिए मैं अभी इसको मिटा नहीं रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। बेटा देखो क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है, पहले तो एक बात ध्यान देना, ना तो मैं सही हूँ, ना आप सही हैं, ना न्यूटन, ना आइंस्टीन, कोई सही नहीं है। फिजिक्स के अंदर होता क्या है कि समय समय के साथ जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ थ्योरीज चेंज होती हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान लगाना कि जो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है वो बात सही है, बाकी सारी बातें गलत है। तो आज मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ, मैंने कहा चार्ज कंजर्व रहता है, तो ये एक रिएक्शन है
एक्सपेरिमेंटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन नहीं होती, इस तरीके की रिएक्शंस में या कुछ और रिएक्शंस नहीं होती, उनमें हम ऐसे बैलेंस करके नहीं देखते, तो हम नहीं कह पाते कि चार्ज कंजर्व रहता है। हम सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं कि ये चीज़ हो रही है। अब मैंने कहा क्वांटाइजेशन, तो मैंने अभी बोला आपको कि ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो मैंने कहा इसको रब किया मैंने कॉम को, अब यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होके कॉम के पास आ गया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई कितना आएगा चार्ज, कि क्या जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने कहा चार्ज ट्रांसफर मीन्स मान लो मैंने कहा सपोज मैं रब करता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2.5 हो रहा है, 1.5 हो रहा है। तो वहीं पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाता है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो आपका होल नंबर की फॉर्म में होता है, यानी कि आपका चार्ज या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो वो आपके पास जो चार्ज एक मिनिमम क्वांटिटी के नंबर में एक मिनिमम अमाउंट में ट्रांसफर होगा, एंड दैट मिनिमम नंबर इज कॉल्ड अ क्वांटम। उस मिनिमम ट्रांसफर को जब भी एटम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर आप लोग करवाएंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रब किया, यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो चार्जेस का ट्रांसफर एक मिनिमम नंबर की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम उसी मिनिमम नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं और इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, तो अब आप बाद में मैं अभी एक वीडियो इसके बाद और बनाऊंगा आपके लिए क्वांटाइजेशन पे बेस्ड, उस पर न्यूमेरिकल होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अंदर आप यही देखोगे कि करना क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अंदर चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक सर्टेन नंबर की फॉर्म में होगा, या तो ई होगा, 2e होगा, 3 होगा, 1.5, 2.5, 3 नहीं होगा। जैसे हम लोग हैं, आदमी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना 2 आदमी है, 3 आदमी, 4 हैं, 5 हैं। अब 1.5 आदमी तो बोलोगे नहीं, 2.5 आदमी। हाँ, कॉमेडी करने के लिए तुम लोग बोल देते हो 2 ठीक ठीक हाइट के आ रहे हैं, छोटा आ रहा है, 2.5 लोग आ रहे हैं। तो कॉमेडी करना भाई अलग बात है, लेकिन ऐसे 2.5 आदमी नहीं होता। आदमी है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। वैसे ही चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो 2 का 2e हो जाएगा, 3 का 3e हो जाएगा, 4 का 4e हो जाएगा, 5 का 5e हो जाएगा, 10 होंगे तो 10e हो जाएगा, और अगर वो n हो गए तो ne हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया सिंपल सा, Q = ne। 1 का चार्ज e, 2 का 2e, 3 का 3e, 4 का 4e, 5 का 5e हो गया, तो n हो गए तो ne हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। The charge exists in the form of whole numbers, not whole numbers, that is like क्या, that is क्या, e, 2e, 3e dot dot dot, इस तरीके से, not in the fractional form। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है आपकी, देखो आपकी जैसे मान लीजिए e ऐसे हो गया आपका, मान लीजिए आप बोलेंगे 3/2e नहीं होगा, 5/7e नहीं होगा, कॉमा और लिख दीजिए, और आप लिख देते हैं 2/7e डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिखा था, चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, दैट इज e, 2, e, 3 डॉट डॉट, नॉट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस। ठीक हो गया। तो आपका चार्ज, अब मैंने बोला अगर मैं कह रहा हूँ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो होगा आपके पास E। फिर मैं कहता हूँ चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे, तो वो बेटा कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ऐसे बोलूँगा चार्ज ऑन, यहाँ पे 3 बोल देता हूँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में 3e हो जाएगा।
और ये चीज डॉट 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 चलती रहेगी। तो अगर आप ऐसी इसी तरीके से आप चलते रहें और आप बोलते हैं कि आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप n इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो वो n ही हो जाएगा। तो आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या बन के आ गया, Q इक्वल टू आपका n ही होता है। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस और माइनस साइन को हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, प्लस आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और माइनस आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सिस्टम के पास, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात किया मैंने कि Q इक्वल टू एनी, आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो प्लस चार्ज मीन्स आपके पास क्या होगा, देखो अभी ये मैंने समझाया था। तो किसी सिस्टम के पास आप यहाँ समझ के चलिए, देखो मान लीजिए इसके पास 55 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके पास 55 प्रोटॉन्स के लिए 55 ई रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए -50 ई रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा 5e। और दूसरा ऐसा ही सिस्टम अगर मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, वहाँ पे आपके पास 50 प्रोटॉन होते हैं और 55 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस सिस्टम के लिए क्या होगा +50e और -55e। तो आंसर आ गया आपका -5e। तो सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो इस सिस्टम के लिए आप बोलेंगे कि इन दिस सिस्टम क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मींस अगर किसी सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर किसी सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, नेगेटिव है तो ज्यादा है, पॉजिटिव है तो कम है। क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट सा कि किसी सिस्टम के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, तो डेफिशिएंसी होगी। पॉजिटिव मींस प्रोटॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कम होंगे। किसी क्लासरूम के अंदर मान लीजिए आप बात करते हैं कि भाई 55 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, मान लो लड़कों के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, लड़कियों के लिए मैं नेगेटिव, वैसा वाला नेगेटिव नहीं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वहां पे आपके पास, वहां +5 ही चार्ज हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो पॉजिटिव मींस गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स है। दूसरे वाले एग्जांपल है, मान लो दूसरे क्लासरूम के अंदर 55 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज हैं, तो होगा क्या वहाँ पे, बॉयज के लिए मैंने प्लस चार्ज लिया वो तो +50 और वहाँ पे -55, तो -5 ही हो जाएगा। तो -5 का मतलब हो गया कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ गर्ल्स है, उसी तरीके से एक्सेस ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर क्वांटाइजेशन पे आपके बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी वीडियो में मैं बनाऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बोर होने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे आधे घंटे का शायद 30-35 मिनट का वीडियो बन चुका होगा। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाद जस्ट बाद आप लोग देखेंगे तो उस पर आपको क्वांटाइजेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वांटाइजेशन क्या बताना चाह रहा है, कि आपका क्वांटाइजेशन क्या बताना चाह रहा है, आपका किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, और जो चार्ज का ट्रांसफर है वो एक मिनिमम नंबर्स में होगा, या तो चार्जेस में कैसे होगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, 40 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मिनिमम नंबर की फॉर्म में उसका ट्रांसफर होगा। ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा 39.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नो, वो या तो 39 होगा या 49 होगा, तो 39.2, 39.3, 39.4 ऐसे नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम नंबर के हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।